हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सुपर कोचिंग AE बाय टेक्स्ट बुक। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। सो वी आर बैक विद अनदर सेशन फॉर योर अपकमिंग PGCIL एग्जाम। इस एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 24 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाली है। और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। एक भी मार्क आपका मिस नहीं होना चाहिए। और उसी के लिए हमारी इंग्लिश क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस चल रही है। अलग अलग टाइप के ग्रामर के, वोकैबलरी के, सभी पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार हमारे इस सीरीज़ में आए हैं, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इंग्लिश की ये जो क्लासेस हैं ये एवरी मंडे टू फ्राइडे दोपहर को हमारी 3:30 बजे वाली ये जो क्लास है, यहाँ पर 3:30 बजे हम मिलते हैं और इस सेशन में हम जुड़ते हैं। आप सभी लोगों को सेशन को रेगुलरली अटेंड करना है सेम टाइम पर, ठीक है। नाउ ये जो सेशन है ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके चैट जो है उसका रिप्लाई मैं ना दूं, क्योंकि ये पहले ही रिकॉर्डेड सेशन है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है, इसलिए ये सेशन पहले से ही हमने रिकॉर्ड करके रख दिया था ताकि आपके क्लासेस मिस ना हो। मंडे और ट्यूसडे के दिन आज का और कल का जो सेशन है ये दोनों आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि दिवाली के छुट्टी के लिए सब लोग छुट्टी पे गए हैं एंड दैट इज़ वाई सेशन पहले से हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो सभी को सभी स्टूडेंट्स को दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड जॉयस एंड प्रॉस्परस दिवाली। अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करिए, मनाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है ना। हम अपने तरफ से आपको ये सेशन पहले से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं सो दैट आपका पढ़ाई मिस ना हो, आपकी प्रैक्टिस मिस ना हो। सो इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो टू वॉच ऑल द सेशन। पूरा का पूरा सेशन, कंप्लीट सेशन देखें, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करें और फाइनल स्कोर आपका क्या आएगा ये आपके नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले एक बार सभी को बता दूं टेलीग्राम के बारे में। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी @kaustubsir_textbook, या फिर इंग्लिश विद कौस्तुभ सर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारे PDFs आपको मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हैं? अपना अपना स्कोर मेंटेन करते चलिए एंड सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वोकैबुलरी का। सिनोनिम बताइए डिलीजेंट इस वर्ड का। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? स्पाइटफुल, ऑफुल, फेथफुल या फिर केयरफुल? तो बेसिकली डिलीजेंट ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण है, जिसका नॉर्मली इसका कन्वर्जन या नॉर्मल सिनोनिम जो होता है, नॉर्मली हम लिखते हैं एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं अपने काम करने के तरीके में, या फिर बहुत ध्यान से केयरफुली अपना काम करते हैं, केयरफुली अपना वर्क करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हार्ड वर्किंग लोग जो है वो भी केयरफुली ही काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो डिलीजेंट का एक मीनिंग यहां पर केयरफुल वर्क करने वाला ऐसा भी होता है। तो इसका सिनोनिम यहां पर अगर आप देखें तो केयरफुल ये जो वर्ड है वो दिया गया है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। बाकी सारे वर्ड्स देखें। डिलीजेंट तो पॉजिटिव अच्छा वर्ड होता है ना। ऑफुल का मतलब होता है घटिया, नेगेटिव वर्ड है, तो ये एंटोनिम बन जाएगा। स्पाइटफुल का मतलब जिसमें नफरत है, जो आपको हेट करता है, जिसमें जिसके दिल में बिटरनेस है, कड़वाहट है, स्पाइट है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं चलेगा। फेथफुल ये पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन ये लॉयल होने या वफादार होने या फेथफुल होने के सेंस में है कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से फेथफुल है या नहीं है ना, वैसे। तो ये कॉन्टेक्चुअली गलत वर्ड है। सो केयरफुल आपका आंसर सही है। जिन्होंने डी आंसर दिया है, 4 आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेल डन ऑल ऑफ यू। शुरुआत काफी अच्छी हुई है। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का। The dash by Angela Merkel has started a new controversy. Speeched, speeching, speak या speech? कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी।
एंजेला मर्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर, जैसे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, वैसे जर्मनी में चांसलर ये पोजीशन होती है ना, चांसलर ये पोस्ट होती है। तो एंजेला मर्केल ये पूर्व चांसलर रह चुकी है जर्मनी की, बहुत साल तक थी। तो उनके द्वारा किया गया ये जो स्पीच है, स्पीच का मतलब है भाषण, द स्पीच बाय एंजेला मर्केल हैज स्टार्टेड अ न्यू कंट्रोवर्सी, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उनके स्पीच के वजह से। स्पीच्ड, ईडी लगा के ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता, स्पीचिंग नहीं है। और स्पीक जो होता है ये वर्ब होता है, और हमें यहाँ पर वर्ब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर नाउन चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पार्शियल। पार्शियल का एंटोनिम बताइए। ये सारी एक्सरसाइजेस आपके पीजीसीआईएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आप पेपर में भी। इसके पहले वाले सेशंस अगर आपने किसी ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पूरे के पूरे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पार्शियल, नाउ पार्शियल के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। उसमें से एक मीनिंग होता है बायस्ड। बायस्ड का मतलब है जो किसी की तरफदारी करते हैं। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, देखिए पार्शियलिटी करते हैं, मतलब क्लास के कुछ 2-3 बच्चों को ज़्यादा फेवर करते हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स देते हैं, उनको कभी डांटते नहीं हैं, और बाकी लोगों को कम मार्क्स देते हैं या डांटते हैं। तो पार्शियलिटी करने वाले कुछ टीचर्स होते हैं, सभी नहीं होते वैसे, है ना। कुछ इंस्टीट्यूशंस में बॉस भी होते हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज़ की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि इसको कभी डांटेंगे नहीं, इसको हमेशा अच्छे से बिहेव करवाएंगे, और बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना। ये होते हैं पार्शियल। पार्शियल यानी कि बायस्ड, ये एक मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग भी एक होता है इनकम्प्लीट, जो आधा अधूरा है, पार्शियल है, तो इनकम्प्लीट वाला भी एक मीनिंग होता है कि पूरा नहीं हुआ है, पार्शियल है, आधे हिस्से में है ना। इसका एंटोनिम चाहिए। अगर इनकम्प्लीट का एंटोनिम लिखना है तो क्या होगा, कंप्लीट, जो कि पूरा है ना। लेकिन कंप्लीट के जैसा कोई वर्ड दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये वाला मीनिंग तो नहीं हो सकता। फिर बायस्ड के साथ एंटोनिम क्या बनेगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड ये एंटोनिम बन जाता है ना, यानी कि ऐसे लोग जो बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते, जो सबके साथ इक्वली बिहेव करते, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा अनबायस्ड, ठीक है। बाकी अनजस्ट जो है वो सिनोनिम बनता है पार्शियल का, जो अनजस्ट है। प्रेजुडिस्ड का मतलब भी पार्शियल के ही जैसा है, और डाउटफुल ये नहीं चलेगा, जिसमें डाउट हो आपको। तो बाकी के 3 ऑप्शंस गलत है। डी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, वेल डन गाइस, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, fill in the blanks. They dash try to enter through the back door. They dash try to enter through the back door. नाउ यहां पर देखिए माइट, ऑट या फिर मस्ट, इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, लेकिन देखते हैं पहले। सबसे पहले तो देखिए ऑट के बाद ना टू लगता है, ऑट टू। ऑट टू डू समथिंग का मतलब क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है, ये करना ही पड़ेगा। यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक के बाद में टू नहीं है, ट्राई आ गया, सीधा टू नहीं है। इसका मतलब ऑट वाला ऑप्शन नहीं चल सकता। ओके, मस्ट ट्राई टू या माइट ट्राई टू, ये दोनों चल सकते हैं। नाउ मस्ट ये हमें दर्शाता है पॉसिबिलिटी, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। एंड मस्ट का मतलब होता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब कोई चीज कंपलसरी है, जिसको करना ही पड़ेगा आपको। सो दे मस्ट ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर नहीं, दे माइट ट्राई टू एंटर थ्रू द बैक डोर, यानी कि पीछे के दरवाजे से वो आ सकते हैं, उनके आने की संभावना है ना, कंपलसरी नहीं है, संभावना है। सेंटेंस का टोन समझ के हमें पता चलता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कंपल्शन की नहीं। सो आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा, यहाँ पर माइट इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माइट का इस्तेमाल यहाँ पर करेक्टली किया गया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आया? ओके
चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं सेशन में, लेट जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। अ टेल ऑफ टू सिटीज डैश अ वंडरफुल बुक टू रीड। तो बेसिकली किताब है और इस किताब का टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। TALE, टेल का मतलब है कहानी, स्टोरी। तो किताब का नाम है, मतलब ये एक ही किताब है ना, सिंगुलर बुक है, और सिंगुलर बुक है इसका मतलब यहां पर वर्ब आएगा सिंगुलर फॉर्म में इज। सिंगुलर वर्ब यहां पर एक ही है, इज। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव बीन प्लूरल होता है हैव की वजह से, तो सारे ऑप्शंस यहां पर गलत है। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ वंडरफुल बुक टू रीड, एक बहुत ही अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। 3 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी, ज्यादातर क्वेश्चंस ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में ही देखने को मिलेंगे और लेवल यही रहेगा, है ना, इसी पैटर्न में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। पार्क सबको पता है, गार्डन जिसको हम कहते हैं, बगीचा है, ग्रास है ना, वहां पर स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, अलग अलग टाइप के खिलौने हैं, वहां पर खेल रहे हैं बच्चे। तो ऑन द पार्क नहीं बोलते, पार्क के ऊपर नहीं खेल रहे हैं। एंड टू द पार्क नहीं आएगा क्योंकि प्लेइंग ये वर्ब है। अगर प्लेइंग के जगह गोइंग होता ना, डायरेक्शन वाला वर्ब होता, गोइंग टू द पार्क, तो फिर गोइंग के बाद टू लगा सकते थे हम, तो ये टू चलता वहां पर। लेकिन गोइंग नहीं है, प्लेइंग है, खेल रहे हैं। तो एट द पार्क या इन द पार्क, इन दोनों में से कोई एक आंसर यहां पर आपका आएगा, एट द पार्क या इन द पार्क। नाउ अगर आप देखें पार्क ये जो प्लेस है, रादर एट और इन का डिफरेंस क्या होता है देख लीजिए सब लोग। अगर आप देखें तो किसी भी प्लेस को जब हम किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं, किसी भी प्लेस को जब किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह हम देखते हैं, तो उसके साथ एट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसी प्लेस को हम एक एरिया की तरह, एक इलाके की तरह देखते हैं, तो उसके साथ इन का इस्तेमाल किया जाता है। एट और इन का ये डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आई एम एट द लाइब्रेरी, शी इज एट द बस स्टॉप, वी आर गोइंग टू मीट एट द रेस्टोरेंट। तो ये लाइब्रेरी, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, ये सारे क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक बिल्डिंग है, वो एक बिल्डिंग है, इसलिए एट बोल रहे हैं वहां पर। तो हमारे बोलते समय उस पर्टिकुलर जगह को हम बिल्डिंग की तरह देख रहे हैं या एरिया की तरह देख रहे हैं, इसके बारे में सोचना होता है। और एरिया की तरह जब देखते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये पार्क है, पार्क का एरिया है, इलाका है, वहां पर वो खेल रहे हैं। तो ये जो पार्क है, ये यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, एरिया के जैसे दिख हम यूज कर रहे हैं, एरिया के जैसे यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इन द पार्क आएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ऐसा सेंटेंस बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैसे तो पढ़ के भी समझ में आता है कि इन द पार्क ही होगा, एट नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे की जो थियरी है, वो थियरी भी समझना जरूरी है। ये प्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आई बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा है उसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए क्या होगा। द सुपरवाइजर इज रूथलेस इन हिज बिहेवियर विद द वर्कर्स। वैसे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, रूथलेस सीधा सीधा सिनोनिम क्या है यही फाइंड आउट करना है आपको। मर्सीलेस, सेंसलेस, शेमलेस या केयरलेस। रूथलेस होने का मतलब क्या होता है, निर्दयी होना। अपने वर्कर्स के साथ उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही रूथलेस है। मतलब अगर कोई 5 मिनट भी लेट आता है तो भी वो टॉलरेट नहीं करता, पनिश करता है। हाँ, अगर बिन बताए छुट्टी ले ली या बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी ले लिया, सैलरी कट करता है। सबको एकदम परफेक्टली टाइम पे आना होता है, किसी से कोई बात नहीं करेगा, उसके परमिशन के बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। सब बहुत से रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं। तो ऐसे टाइप के जो सुपरवाइजर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रूथलेस हैं। रूथलेस हैं यानी कि क्या है, मर्सीलेस है, निर्दयी है।
अगर लंच ब्रेक लेना है तो भी गिन के 20 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलेगा, 20 का 25 मिनट हो गया तो भी आपको पनिश किया जाएगा, ऐसे टाइप का। मर्सीलेस है। सेंसलेस नहीं, सेंसलेस का मतलब है जिसका सेंस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। शेमलेस, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे आदमी को तो शर्म नहीं होनी चाहिए, शेमलेस ही है ऐसा, लेकिन यहाँ पर उसका शेम की बात नहीं करे, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है नहीं हो रही है हमें नहीं पता, है ना। एंड केयरलेस तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो मर्सीलेस के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपथी। एपथी, सिनोनिम बताइए एपथी का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपथी? एम्पथी का एंटोनिम होता है। एम्पथी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू शेयर द सॉरो ऑफ अदर पीपल्स सफरिंग्स। अगर सामने वाले पर्सन के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको भी उसके बारे में बुरा लगता है, यार मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। यू एम्पथाइज विद दैट पर्सन, आपको भी बुरा लगता है क्योंकि सामने वाले पर्सन के साथ कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन इसका एंटोनिम होता है एपथी। मतलब क्या है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सामने वाले के साथ अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर एब्सोल्युटली इमोशनलेस इन दैट सेंस, स्टोइक बोलते हैं। ओके तो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? एपथी, जिसका मतलब होता है इमोशनलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस बोल सकते हैं। स्टोइक, STOIC, स्टोइक, ये भी एक वर्ड होता है। बुरा भी नहीं लगता अच्छा भी नहीं लगता, एकदम एब्सोल्युटली एपथी। ओके, एवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत। आई हैव एवर्जन टू समथिंग, मुझे किसी चीज से नफरत है। कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी भी चीज से नफरत आपको अगर होती है, उनसे दूर रहना है तो एवर्जन है। और हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, एनमिटी। हॉस्टिलिटी, एनमिटी, फाइट बोल सकते हैं, झगड़ा बोल सकते हैं, है ना। दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, यानी कि दुश्मनी बढ़ गई है। ओके, जैसे अभी रिसेंटली श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में वो हो गया, टाइम आउट वाला किस्सा हो गया, तो दो टीम्स के बीच में काफी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। मैच के बाद एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी नहीं किया उन लोगों ने, तो क्या बढ़ गया है? एनमिटी, हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पैराजंबल का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। स्टोरी है, कहानी है, आराम से बन जाएगा। ऑप्शंस के साथ जाते हैं हमेशा। ऑप्शंस देखिए, PQSP, PQSP हमारे स्टार्टिंग लेटर्स हैं। कौन सा होगा स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से स्टार्ट करेंगे? पी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना। इन अ रूम दैट रिसीव्स नेचुरल लाइट, कोई एक कमरा जिसमें नेचुरल लाइट रिसीव होता है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लग रहा है ये सेंटेंस, तो पी से अगर शुरुआत नहीं करेंगे यानी कि हमारा 1 आंसर और 4 आंसर तो इधर ही हट जाता है। तो क्यू बचा, एस बचा। एस में क्या लिखा है? शेड टू मोस्टली व्हाइट इफ इट इज केप्ट। एक तो ये इट किसके लिए लिखा है, और शेड टू मोस्टली व्हाइट ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लग रहा है, बाद में आएगा सेंटेंस, ये मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो एस के साथ भी शुरू नहीं कर सकते, क्यू के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। द साइबेरियन हैमस्टर और जुंगैरियन हैमस्टर, ऑफन सोल्ड एज, ऑफन जिसको बेचा जाता है क्या बोल के? द विंटर व्हाइट, विंटर व्हाइट ये नाम से जिसको बेचा जाता है, विल चेंज फ्रॉम अ सिल्वरी चिंचिला शेड, एक सिल्वरी चिंचिला शेड से व्हाइट शेड में चेंज हो जाता है इफ इट इज केप्ट, अगर उसे रखा जाएगा कहां पर? एक ऐसे कमरे में, इन अ रूम दैट रिसीव्स नेचुरल सनलाइट, जहां पर नेचुरल सनलाइट आती है। तो QRSP बिल्कुल सही सीक्वेंस बना रहा है, पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल बना रहा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? आ गया सबका आंसर सही? जिन्होंने आंसर बी दिया है वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। नाउ यहां पर एक वर्ड आपके लिए दिया है फोर्टिफाई, इसका ऑपोजिट मीनिंग बताइए।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड को सुन के, उन्हें लगता है 45 की बात करें, 45 ये जो नंबर होता है, आंकड़ा होता है, उसकी बात करें, वो अलग है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। 45, द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। वर्ब होता है, ये क्रिया होती है, कैन के बाद आ गया देखिए, और फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। किसी चीज को स्ट्रेंथन करना मतलब किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, मजबूती देना, उसको और मजबूत करना, वो होता है फोर्टिफाई करना। अभी इसका ऑपोजिट इन मीनिंग यानी कि एंटोनिम पूछा है। स्ट्रेंथन का एंटोनिम क्या होगा? वीकन, किसी चीज को कमजोर करना, उसकी मजबूती को निकालना, वीक कर देना उसको, तो स्ट्रेंथन का एंटोनिम बनेगा वीकन। और यहां पर वीकन आपको सीधा सीधा ऑप्शन में दे दिया गया है, यस और नो। एनकरेज करने का मतलब है किसी को स्ट्रांग बनाना, तो ये पॉजिटिव है, 45 के ही जैसा वर्ड आता है, सिनोनिम बनेगा। स्ट्रेंथन ये आपको सिनोनिम दे दिया है सीधा सीधा। और ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, उसके दस। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा वीकन यानी कि कमजोर करना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cloth mill is opening dash new retail outlet in a week. अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमें ये सेंटेंस पढ़ के अ फ्यू वाला जो ऑप्शन है ये सही लग सकता है। द क्लॉथ मिल इज ओपनिंग अ फ्यू न्यू रिटेल आउटलेट, लेकिन अ फ्यू जब लिखते हैं तो ये आउटलेट के जगह यहां पर आउटलेट्स होना चाहिए था, क्योंकि अ फ्यू का मतलब है कुछ नए आउटलेट्स, 2 3 4 प्लूरल फॉर्म में। सो एस लगा के अगर आउटलेट्स होता प्लूरल फॉर्म में तो अ फ्यू चल जाता। सेम चीज सम के साथ भी, सम न्यू के बाद आउटलेट्स आना चाहिए था एस लगा के। और अ लिटिल तो नहीं चलेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल हम यूज करते हैं, यहां पर आउटलेट काउंटेबल नाउन है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। आउटलेट ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इट्स न्यू आउटलेट। क्लॉथ मिल का एक उनका नया आउटलेट, ये जो क्लॉथ मिल है उस क्लॉथ मिल का नया आउटलेट, नया रिटेल आउटलेट वो ओपन करने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। यहां पर देखिए जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है, 1 और 2 के साथ जो लोग गए हैं यहां पर, या पहला थॉट जब ए और बी में से कोई एक आएगा ये आपके दिमाग में आता है, तो अपने आप को बताइए कि ये गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर आउटलेट है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इट्स लगेगा। यहाँ पर आउटलेट्स होता प्लूरल फॉर्म में, तो फिर ऑप्शन नंबर ए और बी में से दोनों में से कोई भी एक चल जाता। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द समर क्लाइमेट इज द डैश इन द ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। द आर्टिकल के बाद क्या लगता है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना? और सुपरलेटिव डिग्री में मोर कूल तो नहीं होता, मोर कूलर ये नहीं चलेगा, सिर्फ कूलर नहीं चलेगा, कूलेस्ट EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनता है, तो कूलेस्ट यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइवर्जेंस इसका एंटोनिम बताइए। डाइवर्जेंस का एंटोनिम बताइए क्या होगा? कन्वर्जेंस, एग्जिस्टेंस, रेजिलियंस, ट्रांजियंस। डाइवर्ज होते हैं, डाइवर्ज होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ऐसा रोड है, रोड जा रहा है और एक रास्ता यहां पर चला जाता है और दूसरा यहां पर चला जाता है, सही है? मतलब ये जो रोड है, जो सिंगल रोड था, वो अभी 2 जगहों पर डाइवर्ट हो जाता है ना? एक रोड यहां पर चला जाता है, एक दूसरा यहां पर चला जाता है, ये होता है डाइवर्जन। मतलब एक से जब 2 में स्प्लिट होते हैं, तो एंटोनिम क्या होगा? उल्टे तरीके से 2 रास्ते जब एक में कन्वर्ज हो जाते हैं, 2 रास्ते जब एक में कन्वर्ज हो जाते हैं, तो कन्वर्जेंस से ही कन्वर्ज बनता है ना, तो डाइवर्जेंस का एंटोनिम बनेगा कन्वर्जेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब तो सबको पता है, एग्जिस्ट करना, अस्तित्व में होना। रेजिलियंस का मतलब होता है विल पावर, स्ट्रांग होना, फाइट करने की कैपेसिटी होना, रेजिलियंस दिखाना,
यू शुड हैव रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एंड ट्रांजिएंस का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए एग्जिस्ट करना। कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए या छोटे समय के लिए एग्जिस्ट करती है उसको ट्रांजिएंस कहते हैं। ओके चलिए 14th क्वेश्चन आपका है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पैराजंबल। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शंस देखो, सी ए सी डी। डी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं पता, तो डी कैनॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद देखिए ए में क्या लिखा है, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वॉज अ मास्टरपीस। अगेन ये शी किसके लिए लिखा है, नहीं पता। स्टार्टिंग नहीं कर सकते ए के साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सी के साथ स्टार्ट करेंगे, दोनों में ऑप्शंस में सेम कॉमन है। द टाइटैनिक वाज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक की बात कर रहे हैं। नाउ टाइटैनिक के बाद ये सी वाले के बाद क्या आएगा, दो ऑप्शंस है हमारे पास, देखिए सी के बाद बी है और सी के बाद यहां पर डी है। इट वॉज द एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये आएगा, या एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, ये सेंटेंस आएगा। तो अगर आप देखें एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, ये जो सेंटेंस है इसका पेयर बनता है ए के साथ। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट, ये सारे चीजों में उसका स्पीड देख लो, कंफर्ट देख लो, खूबसूरती देख लो, इक्विपमेंट देख लो, सारी चीजों में क्या था, अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग थी ये चीज। मतलब हमारा डी और ए का पेयर बनता है ना, और डी और ए का पेयर अगर आप देखें यहां पर डी ए है और यहां पर एडी है। एडी आएगा या डी ए आएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर एडी आएगा, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के ही लिए ये सेंटेंस यूज किया गया है। एवरीथिंग का मतलब क्या, एवरीथिंग में क्या क्या आता है, एवरीथिंग में आता है स्पीड, कंफर्ट, ब्यूटी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आती है एवरीथिंग में। तो ये पहले चारों चीजें लिखेंगे, 4 थिंग्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये एवरीथिंग लिखेंगे। यानी कि ए के बाद डी आएगा। ए के बाद डी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, PQRS, 4 सेंटेंसेस हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे दिया गया है। इट इज नॉट अनकॉमन के बाद क्या लगेगा, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे दिया गया है, अच्छे से पढ़िए। नॉर्मली हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, इट इज कॉमन फॉर पेरेंट्स टू केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, इट इज कॉमन फॉर पेरेंट्स टू वरी अबाउट देयर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, it is common for children to get frustrated with the whims and fancies of their parents। ऐसे कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। तो कॉमन के बाद फॉर लगा सकते हैं, कॉमन फॉर के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आता है किसी पर्सन को, जैसे यहां पर कॉमन फॉर पेरेंट्स एंड अदर्स इन अ पर्टिकुलर एनिमल। सही है, तो इट इज नॉट अनकॉमन फॉर पेरेंट्स, नॉट अनकॉमन का मतलब ये कॉमन है। सो पी से स्टार्ट कर सकते हैं, पी से स्टार्ट करेंगे यानी कि दो ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं, 1 या फिर 4। इट इज नॉट अनकॉमन, अनकॉमन के बाद फाइंड फूड नहीं, टू फाइंड फूड होता तो चल जाता, फॉर के जगह टू लिख के फाइंड फूड होता तो एस के साथ शुरुआत कर सकते थे। एंड इट इज नॉट अनकॉमन ग्रुप टू टीच नहीं, ग्रुप के साथ शुरुआत नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है। अब पी के बाद दोनों में क्यू है, देखिए पी और क्यू का पेयर आ जाता है। सो इट इज नॉट अनकॉमन फॉर पेरेंट्स एंड अदर्स इन अ पर्टिकुलर एनिमल ग्रुप टू टीच देयर यंग थ्रू एग्जाम्पल्स हाउ टू के बाद क्या लगेगा, V1 लगेगा। हाउ टू फाइंड फूड, क्यू के बाद एस आना चाहिए, क्यू के बाद एस आना चाहिए, यानी कि 1 आंसर करेक्ट होगा। यहां पर क्यू के बाद आर आ गया तो 4th ऑप्शन भी गलत है। 1 आंसर के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, सिंपल इजी। Yes. So that was the question, that was the last question of our exercise। 15 हमने आज की एक्सरसाइज में सॉल्व किए। 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, नीचे कमेंट करके बताइए सब लोग। तो इस PDF को मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर।
टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। @kaustubsir_टेक्स्ट बुक, इंग्लिश विद कौस्तुभ सर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। QR कोड से जुड़ सकते हैं यहाँ पर स्कैन करके। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी है इस PDF में, वो आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर लेना, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया, अच्छा लगा। कल भी हमारी क्लास होगी, ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में कल क्लास होगी। आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक आई है, 24 नवंबर को एग्जाम है, तो इसलिए हमने छुट्टी बिल्कुल नहीं दिया है आपको। यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेस में एटलीस्ट प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, है ना। एंड दैट इज़ वाई वी आर रिकॉर्डिंग दीज सेशंस। कल की क्लास भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको मिलेगी, लेकिन वो भी आप ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, है ना। चलिए, सो फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड जॉयस दिवाली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।